नमस्कार 1-to-1 में आज हमारी मेहमान हैं मधु चौहान, जो देहरादून जिला पंचायत की प्रथम अध्यक्ष भी हैं और देहरादून जिले की प्रथम नागरिक भी। आपका स्वागत है नेटवर्क 10 में। मधु चौहान जी, आपकी जो कहानी जब दिखती है महिला विकास के दौर में, महिला सशक्तिकरण के दौर में, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उस दौर में जो आपकी कहानी दिखती है, हुकूमतें आपसे टकराती हैं आप ही के राज्य में। आप राजधानी की प्रथम नागरिक हैं और उसी राजधानी में की जो हुकूमत है, पहले बीजेपी की हुकूमत ने आपको हटाने का प्रयास किया, अब कांग्रेस की हुकूमत आपको हटाने का प्रयास कर रही है। महिलाओं की स्थिति या निर्वाचित महिलाओं की स्थिति इस देश में आप कैसा महसूस करती हैं जब ये सब कुछ देखती हैं? देखिए, शुरुआत मैं करूँगी कि जब मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी थी जी, उस वक्त मैं इंडिपेंडेंट रूप से लड़ी थी और जो मेरे अगेंस्ट थी, शायद उत्तराखंड में या मैं कहूँगी देश में पहली बार हुआ कि वो कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की कंबाइंड कैंडिडेट थी। खैर, मैंने इलेक्शन जीता और उसके बाद 6 महीने बाद ही मेरे खिलाफ जो है जांचें और पड़तालें और शुरू हो गई थी। मैं तो समझती हूँ कि मैं तो सक्षम हूँ, खुद पढ़े लिखे हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मेरे फादर जो IFS ऑफिसर रहे हैं, मेरे हस्बैंड उत्तराखंड के जाने माने नेता रहे हैं, उनकी मुझे हर तरफ से मदद मिली है। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मुझे अपने काम पे और अपने ऊपर विश्वास था कि मैंने जो काम करा है मैंने ठीक करा है, मेरे को इंक्वायरियों से इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात हमारी उन बहनों के लिए है जो गांव में प्रधान बनी है, ब्लॉक प्रमुख बनी है, कम पढ़ी लिखी है, उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं है कि उन सब चीज़ों से टकरा सके। तो हमें उनको मौका देना है सीखने का। मान लें उनसे अगर कोई गलती हो भी गई है काम में, तो शासन प्रशासन उनके उस गलती को, उनके ये नहीं कि एक छोटी सी गलती हो गई किसी अनपढ़ प्रधान से, किसी गांव की सीधी सादी महिला से, तो ये नहीं कि उसको एकदम फांसी पर लटका है। उनको मौका देना चाहिए कि वो सीखें। अगर उन्होंने कोई गलती भी कर दी है, उस गलती को उन्हें बताएं कि आपसे गलती हुई, आप इसको सुधारिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कुछ अजीब सा ट्रेंड हो गया उत्तराखंड में। मेरे ख्याल से ये छोटे प्रदेश के नुकसान है। यहाँ पे जो होड़ है वो काम की होड़ नहीं है, विकास की होड़ नहीं है। होड़ इस बात की कि कोई अगर काम कर दिया है तो इसका क्रेडिट मुझे मिले। अगर मेरे अपोजिशन वाले को इसका क्रेडिट मिल रहा है तो उसका फिर जीना हराम हो जाता। मेरे साथ इसी चैनल में हमारे एक साथी हैं जो फिलहाल तकनीकी विभाग देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जिला पंचायत के सदस्य भी और बतौर उपाध्यक्ष भी उनको अवसर मिला अविभाजित उत्तर प्रदेश जब था। और एक रोज़ उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मैंने कई बार वहाँ जाके पूछा अपने अधिकारियों से कि मुझे ये बताइए कि मेरा काम क्या है, बीइंग जिला पंचायत के सदस्य या बीइंग जिला पंचायत उपाध्यक्ष, और मुझे किसी ने सहयोग नहीं किया कि काम मेरा क्या होना चाहिए। कहीं जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, ट्रेनिंग कार्यक्रम तो होते हैं कागजों में, लेकिन वास्तव में जब जिस दिन आप शपथ लेते हैं, उस शपथ लेने के बाद आपके अधिकार, आपके कर्तव्य, इन सब चीज़ों से आपको अवगत कराया जाता है या स्वयं ही आप इधर उधर से जानकारी जुटा के इसे करते हैं? देखिए, आपने ट्रेनिंग की बात करी है, तो जब मैंने शुरू में चार्ज लिया था तो हम लोगों को भी वहाँ पे रुद्रपुर में जी, जो URDI है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और मेरे साथ मेरे ख्याल से उत्तराखंड के 8-10 जिला पंचायत अध्यक्ष थे। ट्रेनिंग की आप हालत देखिए, आप किसी जिले के प्रथम नागरिक को ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हो जी। पहले तो वहाँ पे DPRO को खड़ा कर दिया, उसने एक किताब लेके पढ़ना शुरू कर दिया। हमने उनसे कहा भाई ये किताब तो हम भी पढ़ लेंगे, किताब पढ़नी तो हम लोगों को आती है, सब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, सब लोग किताब पढ़ लेंगे, किताब हम पढ़ लेंगे, किताब का आप रखो, आप हमको अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप DPRO हो, आप किस तरीके से पंचायत में काम करते हो, आप हमारी किस तरीके से मदद कर सकते हो। इस बात पर वो घबरा गया। उसके बाद फिर उसने जो है उस दिन पूरा दिन उन्होंने हमारा ख़राब करा और दूसरे दिन फिर वहाँ पे कोई डायरेक्टर साहब आ गए, वो थोड़ी पहले पतली किताब थी, दूसरे दिन वो मोटी किताब लेके आ गए। तो ये तो ट्रेनिंगों की हालत है। हमारे सम्मानित मेंबर की भी यहाँ पे ट्रेनिंग कराई गई थी, वो एक छोटी छोटी किताबें उनको पकड़ा देते हैं, कहते हैं जी इसको पढ़ लो। तो भाई अगर पढ़ना ही है तो पढ़ने के लिए फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इतना खर्चा पानी क्यों कर रहे हो? ट्रेनिंग में आप किताबें उनके ऑफिस में ला के दे दीजिए, हम अपने मेंबर्स को किताबें बांट देंगे, उसी से पढ़ लेंगे। अधिकारियों को तो खुद ही नॉलेज नहीं है। लेकिन इससे हटकर भी, चूंकि DPROs और डायरेक्टर्स की आप बात कर रही हैं, जब आप 3 टायर सिस्टम में आप हैं या नगर निकायों के प्रतिनिधि हैं या ब्लॉकों में जो सरकार बनती है, ब्लॉक सरकार, ग्राम सरकार बनती है, जिला सरकार बनती है, इस सरकार को उन्हीं ग्राम व विकास अधिकारियों को, जिला पंचायत अधिकारियों को, तमाम जो लोग हैं, इनके कर्तव्यों को ये सही तरह से उसका पालन कर सकें, ये भी आपकी प्रमुख ड्यूटी होती है क्योंकि आप गवर्न करते हैं उसे। और अगर आपको ट्रेनिंग देने वाले जो लोग होते हैं वो डायरेक्टर हैं, अगर ग्राम्य विकास मंत्रालय के या विभाग के, या DPROs हैं,
तो क्या वो सचमुच गुर सिखा देंगे आपको कि हमको कैसे नियंत्रित करना है, इसका गुर वो आपको बता देंगे? इससे हटकर नहीं होना चाहिए कि जो ऐसे लोग जो जिन्होंने पंचायतों में काम किया हो या जो वरिष्ठतम पंचायत अध्यक्ष रहे हो वो आपको ट्रेन करें कि भाई हमको ये व्यवहारिक अनुभव है, ये दिक्कतें आई थी और उसके बाद हमने इसका उपाय से निकाला। नहीं, तो वही तो मैं कह रही हूँ, हम लोग जब रुद्रपुर में गए थे तो हमको अगर आपने ट्रेनिंग देनी, जो नए अध्यक्ष बने थे, किसी कोई सचिव स्तर के कोई अधिकारी होते या कोई पुराने जो पंचायतों में जो पुराने प्रतिनिधि रहे हैं जिनको लंबा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का या जिन्होंने पंचायतों में बहुत लंबे समय तक काम करा, उनको लाते। लेकिन सरकार के तो ये वो है ना कि हमने जो है फॉर्मेलिटी करनी है जी, हमने आगे रिपोर्ट भेजनी है कि हमने इतने लोगों को ट्रेनिंग कराई है, अब उसमें आपने खाना फुर्ती करके जो इतने दिनों का वहाँ पे जो इतने लोगों का आना हुआ, इतने दिन यहाँ पे लोग रहे, इतना इसमें खर्चा पानी हुआ, उसके आपने पैसे निकाले और वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो गया। मैं अपने यहाँ की बात करूँ, जैसा आप कहें कि DPRO है, ये हर कोई भी, मान लिया आप ग्राम सरकार ले लीजिए, आप ब्लॉक में ले लीजिए, आप जिला पंचायत में ले लीजिए, पूरी एक सीढ़ी है मेरे ऑफिस में, एक चपरासी से लेकर AMA तक मेरी मदद करने के लिए। जो भी मेरे पास फाइल आएगी उनके थ्रू आएगी। अब ऐसे ही ब्लॉक में, ऐसे ग्रामों में है, तो अगर कोई नया आ रहा है उसको ट्रेनिंग तो जरूर देनी चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए उस सक्षम तो हो जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको तभी तो वो सीखेगा जब उसके साथ मान लिया कोई अधिकारी है, आप ग्राम प्रधान है, उसके साथ जो है वीडियो है, ब्लॉक प्रमुख उसके साथ BDO है, जिला पंचायत उसके साथ AMA है, एक सीढ़ी है हर चीज़ की बनी। चलिए, अगर जो लोग आपको सुन रहे हों भविष्य में जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन पाएं या वर्तमान में है, आपको इन 4 साल 4.5 साल के दौरान उस बात पर भी, क्योंकि आपने कहा कि आपके पति जाने माने राजनेता हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं, और विधायकों का जब प्रशिक्षण प्रबोधन कार्यक्रम होता है तो विधायकों को ट्रेनिंग देने वो जाते हैं, IAS अधिकारियों को भी ट्रेनिंग देने वो जाते हैं, सौभाग्य से आप उनकी पत्नी हैं। आपको इन 4 साल में 4.5 साल में क्या समझ में आया कि जिला पंचायत अध्यक्ष का काम क्या है, अधिकार क्या है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अलग रहा है, क्योंकि 4.5 साल के कार्यकाल में मैंने कम से कम 3.5 साल तो सरकारों से लड़ने में लगा दिया। मैं किसी एक स्पेसिफिक उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसको कहते हैं कि संघर्ष से इंसान सीखता बहुत है। जी जी। और मैंने इन सब चीज़ों से सीखा बहुत है। इतने संघर्ष मेरे साथ रहे, पहले भी रहे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन मेरे को, जैसे आपने कहा कि मेरे पति जो जाने माने हो रहे हैं, उनकी बहुत मदद मिली है, और हम दोनों ही एक दूसरे की राजनीति में एक दूसरे की हर चीज़ में मदद करते हैं, उनका सहयोग मुझे हमेशा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मेरे काम में उन्होंने इंटरफेयर कभी नहीं करा। और कुछ हमारे यहाँ तो समाज में कुछ अभी भी कुछ इस तरह की सोच लोगों की बनी हुई है, अगर मेरे घर में कुछ गाँव से या इधर उधर से कई लोग आते हैं तो कोई एप्लीकेशन लाएंगे तो पहले चौहान जी को पकड़ाएंगे, जी जिला पंचायत से काम करवा दीजिए। तो वो कहते हैं भाई जिला पंचायत अध्यक्ष को आप एप्लीकेशन दो, लिखा हुआ आपने ऊपर से उसमें मधु चौहान लिखा हुआ, आप जिला पंचायत अध्यक्ष लिख रहे हो तो एप्लीकेशन मुझे क्यों दे रहे हो, एप्लीकेशन उसको दो। या कई बार मेरे पास भी आ जाएंगे, जब हमने एक काम बताया था चौहान जी को बताया था कि वो आपको दे दे, तो मैंने कहा आपने चौहान जी को बताया था, फिर चौहान जी से ही पूछो उस चीज़ को। कुछ माइंडसेट लोगों का अभी तक ये हो रखा है, लोग ये अब भी ये मानते हैं कि जिला पंचायत पति जो है वही अध्यक्ष है। सोचते तो है, लेकिन मेरी कोशिश है कि लोग जो है इस माइंडसेट को थोड़ा सा बदलें। अभी भी हम लोग जो है ये तो बात करते हैं कि पंचायतों में महिलाओं को जब 50% आरक्षण मिल तो गया है, लेकिन अपना एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक सज्जन आते थे जी जी, और मैं फलाने गांव का प्रधान हूँ और जेब में मोहर भी है ही, तो साथ वाले भी आते थे उनके, वो भी प्रधान जी कहते थे, तो मैं भी उनको प्रधान जी बोलती थी। मुझे 2 साल बाद पता चला कि उनकी बीवी प्रधान। तुम जेब में मोहर रखे भी उसके घूम रहे हो, दस्तखत भी उसके नाम से कर रहे हो, कह भी रहे हो मैं प्रधान हूँ। तो इस तरीके से जो ये मतलब आरक्षण ठीक है हमको मिला है, लेकिन उस आरक्षण का हम लोग सिर्फ कागजों में ना रह जाए, हमको अपना काम भी खुद करना चाहिए। हमको, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी से सीखो मत, आप किसी की मदद मत लो, लेकिन अगर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ तो ये नहीं कि मेरी कुर्सी में जाके मेरा पति बैठ जाए, या मैं कहीं मीटिंग में जा रही हूँ मेरे पति उस मीटिंग को लेने लग जाए, या मेरे कहीं दस्तखत की जरूरत है तो मेरे पति उस दस्तखत को करें। काम तो हमको अपना आप ही करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि कोई माँ के पेट से सीख के आता है, सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती, हर उम्र में इंसान सीख सकता है, हर किसी एक छोटे बच्चे से हम सीख सकते हैं, लेकिन सीखने की ललक होनी चाहिए और अपने काम के प्रति हमको गंभीरता दिखानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग तो आजकल परिचय भी देते हैं, आप क्या बात होंगे, आप तो किसी ने कहा आपको कि मैं प्रधान हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग तो बाकायदा परिचय हमको भी देते हैं कि मैं प्रधानपति हूँ। हाँ, ये कुछ नया शब्द बना है 4-5 साल में, पहले तो प्रधानपति शब्द था नहीं, अभी 4-5 साल में बना है। मेरे यहाँ भी 1-2 मेंबर है, तो मजाक में हम लोग उनको कहते हैं MP है। MP मतलब मेंबर पति।
तो अब उनका नाम ही एमपी हो गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले नहीं हो, एमपी जो है वो मेंबर पति हो गए। हम लोग कई बार उनको मजाक में चिढ़ाते हैं, बल्कि हमारे साथ एक लड़की है, मेंबर है, वो आती ही नहीं ऑफिस में, उसका हस्बैंड आएगा दस्तखत उसे करता, तो मैंने कहा नहीं, मेरे सामने उसका दस्तखत मत कराओ, पढ़ी लिखी लड़की है, तुम्हें अगर दस्तखत कराना है तो उसके घर जाके कराओ, उसके लेके आओ, लेकिन मेरे सामने उसका दस्तखत नहीं करो। इन सब परिस्थितियों के बीच हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बेमानी है क्या? नहीं, देखिए समय बदल तो रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ बदलना चाहिए उस तेजी से उतना भी नहीं बदला है, और उसके लिए जिम्मेदारी हम सबको, जो हम लोग पंचायतों में आए हुए हैं, हम लोग जब पंचायतों की सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो शुरुआत कहीं ना कहीं से हम लोगों को, जिनको हमको आगे आने का मौका मिला हुआ है, जिनको हम लोगों को ऐसा माहौल मिला है, हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब शुरुआत होती है तो कोई ना कोई चीज़ आगे जरूर बढ़ेगी। दुबली पतली सीधी सादी सी कम बोलने वाली मधु चौहान जब जिले की हुकूमत चलाती है, और वो जो ढीठ अधिकारी जिन्हें बड़े बड़े नहीं सुधार पाए, वो आपके सॉफ्ट आवाज़ से डर जाते हैं या नहीं डर पाए हैं, अपनी मन मर्जी चला रहे हैं? देखिए ऐसा होता है, हम लोगों के यहाँ कुछ प्रोग्राम है, जैसे NRHM है जी, मनरेगा है, या एक खाद्य सिक्योरिटी की एक कमेटी है जी, तो इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष इनमें सब में अध्यक्ष है, और जो जिलाधिकारी हो इसमें किसी में उपाध्यक्ष है, किसी में सचिव है। मेरे पास जो मनरेगा की फाइल आती है उसमें पहले जो मनरेगा का जो अभियंता होगा उसके दस्तखत होंगे, फिर DDO के होंगे, फिर CDO के होंगे, और उसके बाद होने चाहिए DM के। लेकिन आज से 3 साल पहले जब मेरे पास ये फाइल आती तो CDO के बाद एकदम मेरे पास आ जाती थी। तो मैंने एक बार इसमें थोड़ा सा लिख दिया कि मनरेगा में जो DPC कहते हैं DM को, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इसमें तो मैंने हल्का सा उसमें लिख दिया कि CDO के बाद मेरे पास फाइल आई, मैंने हल्का सा उसमें लिख दिया कि जिला कार्यक्रम समन्वय की DPC की इसमें क्या भूमिका। तो तत्कालीन CDO, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, तो तत्कालीन CDO तो उसमें लिखते हैं कि क्योंकि जो कार्य की अधिकता है, इस वजह से जो है DM ने जो है इसको जो है CDO को सौंप रखा। तो मैंने उस फाइल में ये लिखा कि मनरेगा जो एक्ट है, भारत सरकार की इतनी बड़ी ये योजना एक तरीके से है, जिसमें जो है आप ये कहते हैं कि हम जो काम जितना जो मांगेगा उसको दिया जाएगा। तो अगर देहरादून के DM के पास नरेगा के लिए टाइम नहीं है, मनरेगा के लिए टाइम नहीं है, तो आप जो है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को लिख के भेज दो कि भाई हमारे पास मनरेगा के लिए फुर्सत नहीं, और हमारे उत्तराखंड में या देहरादून डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम इस कार्यक्रम को बंद कर दो। आज 3 साल हो गए हैं, वो फाइल आज तक वापस नहीं आई है, उसका जवाब किसी के पास नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले मैंने करीब 2 महीने पहले एक मनरेगा के लिए एक समीक्षा बैठक टाइप की रखी थी, उसमें DM नहीं, उसमें CDO नहीं, DDO ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि पता नहीं इसको अभी कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो या तो मेरे को ये लगता है या ये अधिकारी लोग जो है या तो किसी महिला के सामने आने में या जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते अपनी बेइज्जती समझते हैं। लेकिन ऐसे NRHM में 4 साल मुझे हो गए, आज तक DM उस बैठक में आज तक एक बार नहीं आए। अब जब ये स्थिति है और आप इस बात को बखूबी जानती भी हैं, कहीं ऐसा न करने पर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की कोई कुछ है आपके पास, या सिर्फ इनकी मर्जी है आए ना आए? नहीं, एक्शन लेगा कौन? आज अधिकारियों की स्थिति यह है कि पंचायतों को तो उनको समझते ही नहीं, उनको तो ये लगता है कि हम मुख्यमंत्री और मंत्री इनकी गुणगान कर लें, इनकी बैठकों में चले जाते हैं तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। आप किसी भी, मान लिया मैं अपना उदाहरण लूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई, मेरी पावर सीज हुई, मेरे को डिसमिस तक कर दिया, लेकिन मेरे पास जो भी फाइल आई जिसमें भी जो कुछ भी आता वो किसी ना किसी अधिकारी के माध्यम से आती है ना। मेरे ऑफिस में किसी चपरासी से लेकर MA तक आज तक किसी से जवाब तलब नहीं हुआ। आप सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष को हटा रहे हो। मैंने डायरेक्ट तो कोई फाइल नहीं बनाई ना, मैंने डायरेक्ट तो किसी कागज में साइन नहीं करे ना। फाइल जो भी मेरे पास आएगी प्रॉपर वे से आएगी ना, कौन करेगा कार्रवाई? लेकिन इन सब मामलों पे यदि आप उनके अध्यक्ष हैं, बीइंग वो जिलाधिकारी भी हैं, लेकिन एक समिति में मनरेगा या कोई और कार्यक्रम है उसमें आप अध्यक्ष हैं और वो सचिव या उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, यदि आपका सचिव उस कार्यक्रम के तहत और जो आपकी समीक्षा करता है अनुपस्थित रहता है या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो कहीं उसकी जो कैरेक्टर बुक है, उसकी हस्तपुस्तिका है, उसकी सर्विस बुक है, वहाँ आप 2 लाइन का एक मार्का तो ले सकती हैं कि इसका ये रहा है, कम से कम उसका जब प्रमोशन हो।
उसके प्रमोशन के समय विचार ये जरूर आ जाए तो कोई खौफ तो रहेगा नहीं, लेकिन उसकी हस्तपुस्तिका में उसमें उसका अधिकार मुझे नहीं है ना। मुझे तो मेरा तो उसमें रोल है नहीं। पहले शायद आज से 4-5 साल पहले तक सीडीओ तक का तो क्या थी, जिला पंचायत अध्यक्ष इसमें जो है एशिया लिखेगा, वो भी हटा दिया। ये लोग तो पंचायतों के अधीन तो रहना ही नहीं चाहते ना, अपने मन मर्जी करना चाहते। डीएम के तो शायद बहुत पहले था, डीएम का अब तो खैर अब तो है नहीं, लेकिन एक समय था शायद कभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष जो डीएम के एसीआर भी लिखते थे, बाद में सीडीओ के कर दिए थे, आज तो वो भी हटा दिया। कैसे हम कैसे टाइट करेंगे इनको? यदि वो हटा भी दें तो भी अगर आप मंगा के लिख दें बिंग ये इस बैठक में इनका ये रोल रहा, इस बैठक में ये रोल रहा, तो जब कभी इनकी प्रमोशन हो रहा हो तब जरूर वो विचार होगा, क्योंकि तो अंकित हो गया ना। आप लिखकर इन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं, ये आपका ये सही कह रहे हैं, सही करना पड़ेगा। ये इनको जो है टाइट करने का यही तरीका है, क्योंकि पंचायतों को बिल्कुल हम लोग संविधान के 73 और 74 संशोधन की बात करते हैं कि नगर निगम जो है, नगर निकाय या स्थानीय जो निकाय है या पंचायतें हमारी मजबूत होनी चाहिए। जब पंचायतों को कोई कुछ अधिकार ही नहीं देगा, पंचायतों के बारे में कोई कुछ सोचेगा ही नहीं, उनको कुछ समझेगा ही नहीं, तो कहाँ से मजबूत होगी वो? लेकिन कभी आपने जो वर्तमान हुकूमत है, चलिए पिछली हुकूमत की विषय अलग है, लेकिन ये जो 74वां संशोधन है ये राजीव गांधी जी का सपना था, और कभी इनको 74 में नगर निकायों के लिए है और 73 में पंचायतों के लिए। हाँ, ये 73वां ये राजीव गांधी का एक ड्रीम था कि भाई कि त्रिस्तरीय पंचायती राज मजबूत हो। महात्मा गांधी का सपना भी भारत में यही था। तो कभी जब मंचों पर आप लोग संयुक्त रूप से रहते हैं, किसी कार्यक्रम के अध्यक्षता आप करते हैं और मंत्री मुख्यमंत्री वहां रहते हैं, तो कभी कचोटते हैं इनको भाषण में कि भाई तुम राजीव गांधी के सपने को कभी सम्मान नहीं कर रहे? हर बार ही कहते हैं, और बल्कि वैसे तो हम लोग देखिए इस बात पर गर्व करते हैं कि हम लोग जो है भारत में रहते हैं, और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी। लेकिन उस लोकतंत्र की जो आत्मा है, उस लोकतंत्र की जो नींव है, वो हमारी पंचायतें जी। और जब पंचायतें ही मजबूत नहीं होगी, जब नींव ही मजबूत नहीं होगा, तो हमारा लोकतंत्र कहाँ से मजबूत होगा? एक पंचायती राज एक्ट उत्तराखंड में आया, सदन में आया। सदन में आने से पहले उस पर बहुत लंबे समय तक जद्दोजहद चलती रही। क्या आप लोगों से भी राय मशविरा हुई थी उस समय जब सदन में लाने से पहले पंचायती राज एक्ट, नया पंचायती राज एक्ट जो अब फिलहाल प्रवर समिति के पास है? 12 साल से तो हम भी सुन रहे हैं जी कि उत्तराखंड का जो पंचायत एक्ट बन रहा है, 12 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, सुन तो हम भी रहे हैं। पिछले बार भी सुना, फिर 2 साल पहले भी सुना। इसमें कमेटी भी बनी थी प्रवर समिति के पास, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उस कमेटी में नहीं थी। हम लोग उससे पहले जो जब हुआ तो आप लोगों से व्यवहारिक राय कि आपको ये दिक्कत आ रही है, ये सुविधा हो रही है? से तो नहीं ली गई, और हमारे हम लोगों के 1-2 जानने माने मेरे अध्यक्ष है, वो कह रहे थे कि हम लोग उसमें राय ली गई। यदि अभी वो प्रवर समिति पे, और प्रवर समिति यदि इस पर विचार कर रही है, और अगर वो विचार करते हुए आपको सुन रही होगी इस समय, तो आपके दिमाग में क्या होता है कि क्या कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कम से कम जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायतों का मतलब सार्थक साबित हो सके, जिस हेतु के लिए आप चुने जाते हैं उसे आप पूरा कर सकें? देखिए, अधिकार तो आपको देने पड़ेंगे पंचायतों को, चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे जिला पंचायत। जब तक आप उनको अधिकार नहीं देंगे, जब तक आप उनको पावर नहीं देंगे, तब तक तो पंचायतों को मजबूत करने का सपना मेरे ख्याल से नहीं पूरा हो सकता। क्या वो अधिकार होना चाहिए? मसलन अगर हम उंगलियों पर गिने, कुछ उन्हें समझ में आया, सुन रहे होंगे आपको इस समय। नहीं, देखिए, इसमें अगर मैं ग्राम सभा से शुरू करूं जी, ग्राम सभा का प्रथम नागरिक प्रधान है जी, लेकिन आज प्रधानों की स्थिति ये है, अभी आप लोग भी अखबारों में पढ़ रहे होंगे, आजकल रोज ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि फलाने गांव के प्रधान को जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। कई मतलब पिछले 2-4 महीने में हम लोगों ने कम 15-20 प्रधानों को जो हम लोगों ने इस तरह से हम लोगों ने सुना है। कुछ कोर्ट गए हुए हैं, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि प्रधान अकेले अपने आप उसने क्या कर लिया? प्रधान के पास, प्रधान ने कोई काम करा, उसमें जेई की रिपोर्ट होगी, उसमें वीडियो की रिपोर्ट होगी, उसमें एडीओ की रिपोर्ट होगी, उसमें ब्लॉक से कोई ना कोई कर्मचारी होगा। तो प्रधान अकेले कहाँ से जिम्मेदार होगा उस चीज़ के लिए? जो भी काम है प्रधान ने किसी ना किसी के सहयोग से करूँगा। आप अकेले उस प्रधान को कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो उस काम के लिए? दूसरी चीज़, जैसे ही ब्लॉकों में अभी कुछ दिन पहले मैंने शायद हफ्ते भर पहले ही मैंने मीटिंग ली थी, 6 हमारे यहाँ ब्लॉक है, 6 ब्लॉकों के वीडियोज़ की मीटिंग ली थी, और मैंने जितनी उनकी मीटिंग अभी तक हुई उसमें मैंने अधिकारियों की उपस्थिति देखी। तो नाम मात्र को वहाँ अधिकारी जाते हैं, वो जाते ही नहीं वहाँ ब्लॉकों की मीटिंग में, और उसे ब्लॉक प्रमुख जी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो फलाना अधिकारी आया ही नहीं। जब आप अधिकारी वहाँ मीटिंग में जाएंगे ही नहीं, तो उस क्षेत्र की समस्याओं को, उस गांव की समस्याओं को, उस ब्लॉक की समस्याओं को कहाँ से समझेंगे? अधिकारियों का आना दूसरी समस्या, और किसी वित्तीय मामले में दोषी यदि प्रतिनिधि है तो फिर अधिकारी भी है। 2 विषय, 2 सुधार के विषय आपको लगते हैं? बिल्कुल।
और ये दो अगर हो जाएंगे तो फिर पंचायतें मजबूत हो जाएंगी। मजबूत तो होंगी ही, जब आपको अधिकार मिलेंगे आप उसमें जो है काम कर सकेंगे, आपके पास अधिकार होगा किसी को हटाने का, किसी को रखने का। लेकिन ये भी तो कहा जाता है एक बीच में जब अधिकार दिए गए थे तो कई बार जनप्रतिनिधि उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। और एक बार एक सीआर जो लिखी गई थी उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर जो एसीआर को बंद करने की बात हुई, कि उसमें ऐसी टिप्पणी हो गई थी जो बाकायदा लोकसभा में तक पहुंची वो शब्द की क्या ये गाली तो नहीं है। नहीं, उसमें बड़ी डिबेट भी उत्तर प्रदेश के सदन में। हर सिक्के के दो पहलू होते जी। जब भी कोई कानून आता है, जब भी कोई योजना बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ खराब भी हो जाती है। उसके लिए तो हमको अपनी फिर सोच बदलनी पड़ेगी ना। जब हमको जनता ने चुन के भेजा, हमको कोई पावर दी है, हमको जनता ने अपने विश्वास के साथ वहाँ पे बिठाया है, तो उसमें फिर हमको अपनी मेंटेलिटी भी बदलनी पड़ेगी कि नहीं, हम लोगों को जनता ने हम पे विश्वास व्यक्त किया है, हम लोगों ने, जनता ने हमको चुन के भेजा है, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी अपने जो हमको फ़र्ज मिला है, जो हमको कार्य करने हैं, वो हमको जनता के भले के लिए करें। और उसमें फिर कुछ इस तरह का करना हो कि कल हमको जो है किसी के सामने नीचा देखना पड़ेगा, कुछ हमारे हाथ से कोई गलत काम हो जाए। ये तो जिम्मेदारी हमको अपनी फिर खुद समझनी पड़ेगी। अभी वर्तमान में जिला पंचायतों के पास अपने ऑफिस के अलावा कितने विषय, कितने विभाग हैं? नहीं, कहने को तो है 16-17 विभाग, लेकिन सिर्फ वो कागजों में है। कैसे? तो अब जैसे मान लिया लघु सिंचाई विभाग का मैं आपको उदाहरण दूं। जी। लघु सिंचाई विभाग की एक योजना है भारत निर्माण, केंद्र सरकार से उसका पैसा आता है। उसमें जियो है कि इसमें जो भी योजनाएं पास होंगी, जो भी इसमें काम होंगे, उसका अनुमोदन जिला पंचायत से होगा। मतलब जितने भी उसमें आप काम करेंगे वो सारे के सारे काम पहले जिला पंचायत जाएंगे, जिला पंचायत से उसका अनुमोदन होगा और उसके अनुमोदन के बाद वो शासन में जाएंगे, फिर शासन उसको भारत सरकार को भेजेगा, लेकिन ऐसा स्वीकृति के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जब मैंने इस अधिकारियों से पूछा तो कहते हैं कि जियो की जो है बदल गया है, अब वो उसमें ऐसा नहीं है कि जिला पंचायत से अनुमोदन का। तो मैंने कहा भाई ठीक है, वाला जियो ही ला दो मुझे, अगर बदल गया जियो तो जियो बदलने वाला भी तो दे दो। तो उसमें फिर वही टाल मटोल है, अभी हमारे पास है नहीं, अभी हम यहाँ से ला रहे हैं, अभी हम वहाँ से ला रहे हैं। अब मैंने उसमें अभी परसों ही चिट्ठी लिखी है, मैंने कहा लिखित में मांगती हूँ, अगर है तो लाओ। तो कहने के लिए लघु सिंचाई विभाग आपके पास है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर नहीं है। व्यवहारिक तौर पर नहीं। बाकी जो 15 विभाग है, बाकी का भी वही है, कृषि विभाग है, सिंचाई है, PWD है, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं। कहने को तो होना चाहिए इसमें, ऐसे ही इसमें एक बाल विकास वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावी नहीं है। बाल विकास भी आपके पास है, और बाल विकास के अंतर्गत ही एक योजना संचालित हो रही है जिसको पुष्टाहार कहते हैं। और पुष्टाहार में इस वित्तीय वर्ष का प्राइमरी शिक्षा हमारे पास है, प्राइमरी शिक्षा भी। पुष्टाहार में मैं एक पुष्टाहार की बात करता हूँ। इस वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ रुपए इस राज्य के लिए 10 लाख बच्चों के लिए और माताओं के लिए जो गर्भधात्री हैं उनके लिए आया था। अभी तक उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई। आपके यहाँ तक तो शायद पहुंचा ही नहीं होगा फिर वो, या आपको कुछ जानकारी नहीं होगी अगर स्टेट लेवल पे भी ये स्थिति है? हमारे पास नहीं। और उसके लिए जो महिला मंत्री हैं, महिला और बाल विकास मंत्री हैं, वो 3 बार लिख चुके हैं आदेश। कभी आप लोगों की डिस्कस होता है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके आदेश का भी अनुपालन नहीं हो पा रहा, वित्त स्वीकृति नहीं दे रहा है? तो आप खुद ही सोचिए ना, जब कैबिनेट मंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा तो फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का कहाँ होगा? तो बेमानी है जिला पंचायतों में इस रूप में बैठना। या आप लोग का संयुक्त सब लोग पंचायत प्रतिनिधि मिलकर लड़ते क्यों नहीं इस विषय के लिए? नहीं, मैं तो लड़ी रही हूँ ना, मैं तो कह तो रही हूँ, मैंने तो 2-3 मामलों में DM तक का जवाब तलब कर दिया, लेकिन हर कोई इतना सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं भी है। और अगर हम इसको आपने शिक्षा समिति में भी कहा, लेकिन शिक्षा समिति में आपका रोल क्या है? शिक्षा समिति असल में जो इसकी जिले की जो जिला शिक्षा समिति है उसमें मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जो उसमें अध्यक्ष होता है जी। कहीं पे नए स्कूल खुलने हैं उसका अनुमोदन जिला पंचायत से होगा, या कहीं जो है स्कूलों की बिल्डिंग्स वगैरह बननी है, नई प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स वगैरह बननी है। और इस तरीके से स्कूलों में जो जैसे आपने भी कहा कि ये सर्व शिक्षा अभियान के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उन चीज़ों का अनुमोदन भी जिला पंचायत से हम लोग होता है। अनुमोदन आपके पास आता है या डायरेक्ट भी जाता है, मंत्री जी सीधे कर देते हैं? नहीं, जिला स्तर वाले में हमारे यहाँ से होता है। अब अगर हम ये बात करें, बहुत महत्वपूर्ण होती है आम आदमी के लिए जो नहीं समझ पाता है कि आपका या जिला पंचायतों से वो लाभ क्या ले। वो आपको जानता भी होगा, परिचित भी होगा, आप उसको मालूम भी होगा आप काम कर देंगे, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो उसको किस काम के लिए आपके पास आना है।
जिला योजना की अगर हम बात करें, इसमें जिला योजना में क्या रोल है आपका, क्योंकि जिला योजना बहुत महत्वपूर्ण है जिले के लिए। जिला योजना असल में अभी 3 साल से जो जिला योजना समिति की आप बात करें, जिला योजना समिति 3 साल से जो जिला योजना समिति बननी है, अभी उसके इलेक्शन में थे 3 साल पहले, तो उसमें समिति को हम तब ले लेंगे। जिला योजना मोटे मोटे तौर पर व्हाट इज जिला योजना, अगर आपके नजरिए से आम आदमी जो सुन रहा है। नहीं, जिला योजना हुई तो मैं बात कर रही हूं, कौन सी वाली जिला योजना? एक तो आपकी डीपीसी है जो जिला योजना समिति के अब चुनाव हो रहे हैं, उसमें प्रभारी मंत्री अध्यक्ष हो रहा है, विधायक और जी जी, कौन सी जिला योजना की बात कर रहे हैं? एक तो एक समिति है, उसके बाद जिला योजना जो बनती है पूरे तौर पर अलग से कौन सी बनती है? वही समिति 1 बैठक करती है, 2 बैठक करती है, लेकिन उसे बनाने में पूर्व से समय लगता होगा ना, उसी दिन तो बात ही नहीं, उस दिन तो वही मैं बता रही हूं। देखिए जिला योजना का क्या है, उसका तरीका जो होना चाहिए जी, ग्राम सभा से आएगी, ग्राम सभा में बनेगी, ग्राम सभा के बाद वो ब्लॉक में जाएगी और ब्लॉक के बाद वो जिला पंचायत में आएगी। और इसी तरीके से जो नगरीय क्षेत्र का है, नगरीय क्षेत्र का जो है सारे जितने भी उसके प्रस्ताव होंगे वो नगर निगम में जाएंगे, नगर निगम से उसके बाद वो जिला योजना समिति के पास तब आएंगे। लेकिन आज से 3 साल पहले ऐसा नहीं था। 3 साल पहले उसमें अलग थे कि जो है जिला पंचायत अध्यक्ष उसमें रहता था, एक मेंबर, और सारे वो उसमें विधायक रहते थे। ये स्वरूप तो है, लेकिन जब योजना बनती है और इस योजना का निर्माण होता है तो योजना आपके माकूल बनती है, जब स्वीकृति तो बाद में होगी, लेकिन उसके लिए पहले प्रस्ताव बनेगा, आप लोगों की माकूल बनती है, या अधिकारी अपने हिसाब से बना देते हैं कि पैसा उन्हें कहाँ एक्सपेंस करना है? नहीं, अधिकारी तो खैर हम लोगों से ही प्रस्ताव बनते हैं, लेकिन उसमें भी इस बार तो जो है हमारे माननीय विधायकों को और माननीय मंत्रियों को उसमें भी ऐतराज है। उनको ये ऐतराज है कि इसमें जो है पंचायतों से और नगर निगम से जो है, इनसे नगरों से जो नगर निकायों से कैसे प्रस्ताव ले जा रहे हैं, हम लोगों के प्रस्ताव उसमें क्यों नहीं डाल रहे। उसमें भी मतलब जिले के विकास की चिंता नहीं है, उसमें चिंता ये है कि इसका जो क्रेडिट जो है, जिला योजना बनाने का क्रेडिट जो है पंचायतों का ना चला जाएगा। लेकिन जब जिला योजना बनती है, हम एक डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करते हैं, तो हम क्या अक्सर उसमें ध्यान रख रहे हैं कि अगर हम ग्रामीण देहरादून है उसकी बात अगर हम करें, क्योंकि शहरी क्षेत्र तो नगर निगम से आती है। जी, असल में उसमें फिक्स है बजट कि टोटल जिला योजना का बजट इतना है, उसके बाद प्रत्येक विभाग का इतना है, और फिर उस जो विभाग का जो बजट बटा हुआ है, जिस विभाग को बजट, उसके अनुसार फिर प्रस्ताव हम लोग भेजते हैं पारंपरिक तरीके से। उसमें परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं हम? नहीं, जो प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं उसमें भी लेकिन विभागों ने हेड बनाए हुए हैं कि हमारा टोटल बजट इतना है, इसमें से हम मान लिया PWD का टोटल बजट इतना है, इसमें हम पुलों के लिए इतना देंगे, नव निर्माण के लिए इतना देंगे, और किसी रोड का अगर रिपेयर होना तो इतना देंगे, और फिर उसके हिसाब से हम लोग अपने प्रस्ताव उसमें देते हैं। लेकिन यदि हम कोई एक मद ले लें कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान, यदि इसका पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, यदि कोई एक मद है कि आपको भूजल पे काम करना है और भूजल की स्थिति एक बहुत बड़े पैमाने पर है ही नहीं, और अगर पहाड़ में भी फिर अगर कुएं के लिए पैसा देने और पहाड़ में कुआं खुद नहीं सकता, तो क्या जो बोर्ड है, पंचायत है, क्या उसे इतना अधिकार नहीं कि उस व्यवस्था को जो माकूल नहीं है उस जिले के लिए, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उसे बदल सके? नहीं, बदल हम फिक्स मदों में काम करेंगे, बदल तो खैर देते हैं, लेकिन जिला योजना का तो जो है इस बार का जो 11-12 की जो जिला योजना बनी थी उसमें तो अभी तक पैसा ही नहीं आया, 40% पैसा आया बस। अब मार्च मतलब 31 मार्च आने वाला है और 40% उसमें बजट आया बस, 60% अभी तक उसमें बजट आया ही नहीं। चलिए, गंभीर विषय है कि पैसा आया ही नहीं तो खर्च कैसे हो। ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मधु चौहान जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी।